चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे मैथ में 2 मार्क्स वाला यानी 2 नंबर वाला 2 नंबरिया क्वेश्चन जो था भी वो देख रहे थे, ठीक है ना। 2 नंबरिया तुम लोग अपने खुद बन जाएगा, उतना 2 नंबरिया दम ना होता है। दुगना क्वेश्चन पूछता है, उसमें आधा बनाना है, तो आधा बनाना है तो वही क्वेश्चन को चुनना है जो तुम काफ़ी अच्छा से बना सकता है और काफ़ी इजी तरीक़ा से लिख सकता है और गलती होने का संभावना नहीं के बराबर हो, वही क्वेश्चन चुनना है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स में दम नहीं रहता है, दम अगर रहेगा अभी तो आधा बनाना है, 1 2 दम रहता है, बाकी बात सब ऐसे ईजी रहता है। तुम लोग को लगभग उससे 90% फ्राक्स ना बना देगा, लेकिन बनाना तुम लोग को 50% है, ठीक है। तो 2 नंबरिया करवा रहे थे, 2 नंबरिया नहीं भी करवाएंगे तो भी चलेगा, 5 नंबरिया बोलो मैं नहीं वो करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी 2 नंबरिया चलो करवा देते हैं आज, ठीक है। फिर देखेंगे 2 नंबरिया तुम लोग से अपने हो जाएगा। तुम लोग को सूत्र वाला एक वीडियो मेरा है, वो वाला देखते रहो, ठीक है ना। सूत्र वाला 1 घंटा में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितना भी सूत्र लगेगा और जितना भी थ्योरम लगेगा सबके बारे में पूरा डिटेल से बता के एक वीडियो डाला हुआ है 1 घंटा का, ठीक है ना। वो तुम लोग को क्लास 10th का मैथ वाला प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वो हर जगह मिल जाएगा, या उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो का, ठीक है ना। तो वो वाला भी तुम लोग देख लेना, ठीक है। क्लास 10 का क्रैश कोर्स जो लिखा है मैथ का ऑब्जेक्टिव वाला, जो चैप्टर 1 से 15 तक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का करवाए हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। तो वो वाला जो सूत्र वाला वीडियो है 1 घंटा में, वो जरूर देखना। आप लोग को पता है कि सब सब्जेक्ट का हम VVI ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। हिंदी का एक वीडियो जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है सब खत्म है, ठीक है। और एक ही वीडियो में हिंदी का व्याकरण वाला भी जितना भी VVI है सब खत्म है, ठीक है ना। व्याकरण का भी एक ही वीडियो है, व्याकरण का भी कितना है, एक ही वीडियो है, उसमें जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है सब खत्म है। तो किताब वाला भी एक वीडियो और व्याकरण वाला एक वीडियो, और संस्कृत का भी बताए हुए हैं, ठीक है। संस्कृत का भी एक ही वीडियो में जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव था सब खत्म है। साइंस का 3 गो अलग है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, और सोशल साइंस में 2 वीडियो है। और मैथ में तो चैप्टर बाय चैप्टर 1 से लेकर 15 तक जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव था इम्पोर्टेंट था सब बता चुके हैं, ठीक है। और तुम लोग को ज्योग्राफी सब तो हो गया, साइंस और सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हुआ है, ठीक है ना। हिंदी का भी सब्जेक्टिव करवा दिए, संस्कृत का भी करवा दिए, हिंदी संस्कृत का एक बार और करवा देंगे इस तरफ बोर्ड पर आकर, वो हम कॉपी में करवाए थे। और साइंस का भी तो 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब करवा दिए हैं, और सोशल साइंस का 2 नंबरिया सब सब्जेक्ट का करवा दिए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन हो, सब करवा चुके हैं, ठीक है ना। तुम लोग वो सब वीडियो जरूर देखो, ठीक है। ये सब वीडियो बार बार देखते रहना है, VVI ऑब्जेक्टिव का, VVI सब्जेक्टिव का और सूत्र वाला वीडियो, ये सब वीडियो देखते रहना है, ठीक है ना। उसका सेट मारो जो नहीं बनता है। सेट तुम लोग को अच्छा नहीं दिया, ऐसे सेट सोल्यूशन करवाते हैं, सेट अच्छा नहीं दिया इसलिए नहीं करवा रहा है, ठीक है। ऐसे करवा देंगे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन सेट तुम लोग को अच्छा ना है, कोनो एक सब चैप्टर से दिया है, पूरा भर दिया है, इसलिए नहीं करवा रहा है। चलो तुम लोग को स्टार्ट करते हैं आज 2 नंबरिया देख लेते हैं क्या। तो 2 नंबरिया देखेंगे चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 करवा दिए ना हम कल देखे थे क्या, परिमेय और परिमेय देखे थे ना। तो सिद्ध करना और परिमेय सीखे थे ना। हाई बहुपद में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुपद का सूत्र याद रहेगा तो फटाक से बन जाएगा, ठीक है। तो बहुपद को बहुत जल्दी निपटा देंगे, 1 2 क्वेश्चन बताएंगे, बहुपद निपट जाएगा, ठीक है। तुम लोग को वो वाला देखना जो वीडियो बता दिए, जो मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले इसका समझाओ, A to Z वीडियो मिल जाएगा, सारा सिलेबस खत्म है, सब VVI भी है, सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट है, ठीक है। मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले इसका समझाओ, A to Z वीडियो मिल जाएगा, और वो सब देखते रहो, काम करेगा बहुत। सब ऑब्जेक्टिव हम जो करवा दिए वही देखना है, उसी से पूरा हो जाएगा, और पूरा सिलेबस खत्म हो गया है तो, ठीक है ना। चलो देखो, तो आज देखेंगे बहुपद में जो 2 नंबरिया बनता है, ठीक है ना। तो बहुपद में कोई खास 2 नंबरिया नहीं बनता, 2 नंबरिया तुम लोग को खुद बन जाना चाहिए, क्योंकि 2 नंबरिया हर जगह दुगना क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबरिया में दम भी नहीं रहता है, 2 3 1 2 क्वेश्चन में दम रहता है तो उसको छोड़ देना है, बाकी जिसमें दम ना वो बनाना है, ठीक है ना। और 2 नंबरिया हम लग रहा है नहीं बताएं तो भी चलेगा, 5 नंबरिया बोलो बता देते हैं। तो चलो आज बताते हैं 2 नंबरिया। तो देखिए बहुपद में क्या पूछता है, बहुपद में पहले पूछता है बहुपद का सूत्र क्या होता है। यहाँ ध्यान दो, एक होता है क्या, एक होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात, पहले होता है कि रेखिक बहुपद होता है ना, पहले होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का क्या होता है AX + B, यानी रेखिक बहुपद में एक घात होता है, कितना होता है, रेखिक बहुपद में घात जो होता है 1 होता है, कितना होता है, जितना घात उतना शून्यक, जैसा शून्यक भी कितना होगा 1, कितना होगा, इसका शून्यक भी कितना होता है 1। थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन तुम लोगों को पता रहेगा हर सब्जेक्ट का, तो फटाक से बन जाएगा, इसलिए हम जो अथी कराए हैं तुम लोग को सूत्र जो करवाए हैं उसमें सारा हम पूरा डिटेल से A to Z बता दिए, वो एकदम याद करते रहना है, ठीक है, देखते रहना है। फिर होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है AX² + BX + C। यहाँ 2 घात है मैक्सिमम, इसलिए द्विघात बहुपद। इसमें 2 घात होता है, कितना होता है, जब 2 घात है तो इसका शून्यक भी होगा 2 शून्यक, कितना होगा, इसका शून्यक भी कितना होगा
2। फिर होता है त्रिघात बहुपद, क्या होता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ax³ फिर bx² प्लस cx प्लस 3 पावर 2 पावर 1 पावर 1 को पावर ने, ठीक है। इसमें 3 घात होता है। मैक्सिमम कितना घात होता है? मैक्सिमम 3 घात होता है और उसमें 3 शून्यक भी होता है, 3 शून्यक भी होता है। फिर हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद में बताए थे द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा होता है ना। तो फिर हम तुम लोग को पढ़ाए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। फिर पढ़ाए थे द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। फिर द्विघात बहुपद का तुम लोग को सूत्र लिखवाए थे, याद आ रहा है? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लिखवाए थे? लिखाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये पूछेगा को तुम लोग को शून्यक का योगफल या 2 को शून्यक दे देगा, अब बोलेगा द्विघात बहुपद बताओ, तो ये वाला लगा देना सूत्र, आ गया ना। या शून्यक के योगफल दे देगा, शून्यक के गुणनफल दे देगा, बोलेगा द्विघात बहुपद बताओ, तो ये यहाँ पर शून्यक के योगफल, यहाँ शून्यक के गुणनफल रखना है, निकल जाएगा। समझ आ गया ना? ये बात होता है। त्रिघात बहुपद में क्या बताए थे? त्रिघात बहुपद में बताए थे क्या कि त्रिघात बहुपद में होता है 3 शून्यक, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, और बताए थे कि यही तीनों में संबंध यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? होता है माइनस बी बटा ए। फिर बताए थे क्या? 2 के गुणनफल, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है ना। यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी 2 करके गुना करेंगे तो होगा सी बटा ए। क्या होता है? होता है। और फिर बताए थे तीनों एक के बार गुना कर दे, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, बताए थे ना? नहीं बताए थे? तो ये सब पता होना चाहिए। तो मेन तुम्हारा ये द्विघात बहुपद से पूछता है, त्रिघात से नहीं पूछता है। पूछता है कि कभी त्रिघात में ही सभी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दे, बोल रहा है कि चलो क्वेश्चन दिल लेते एक आधो, ये सब याद आएगा तो अपने तुम लोग को फटाफट बन जाएगा। कोई इसमें दम थोड़े रहता है मैथ में 2 नंबरिया में, ठीक है। 2 नंबरिया तुम लोग को बन जाना चाहिए, ज़्यादा अथी नहीं रहता है। क्या बोल रहा है? बहुपद 6x², बहुपद चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं इससे, ठीक है ना, बहुपद से। तो बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x, क्या बोल रहा है? ला मिटाने वाला पानी इधर है। हमको लग रहा है 5 नंबरिया तुम लोग को करवा दे, 2 नंबरिया तुम लोग को खुद हो जाएगा। खैर सूत्रवा याद रहेगा, 2 नंबरिया अपने हो जाएगा। दुगना क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आधा क्वेश्चन बनाना है, तो वही क्वेश्चन तुम लोग को बनाना है जो फटाक से बन जाए, फटाक से उसके बारे में डिटेल से आराम से लिख सको, कोई दिक्कत ना हो लिखने में, अब बना लेना है। सूत्रवा याद रहेगा, 2 नंबरिया अपने बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो ऐसे 2 नंबरिया बताएंगे तो बहुत क्वेश्चन पूछा होगा, उतना कौन बताता है। यहाँ ध्यान दे, क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है क्या? बोल रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x से शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात, इसका शून्यक बताना है, क्या बताना है? शून्यक ज्ञात करें एवं इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। पहले शून्यक कैसे ज्ञात करना है? तो द्विघात बहुपद टोने जानते हैं ना हम लोग, हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं ना। तो 6 सती हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो होगा माइनस में 42, माइनस में ना बताए थे। यहाँ पहले सीधा कर ले, इसको मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है ना। पहले इसको सीधा कर, क्या कर? सीधा करेंगे तो पहले लिखेंगे क्या? 6x², उसके बाद ये वाला x वाला, तो माइनस 7x और माइनस 3 बराबर लड्डू, हो गया। अब फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 18, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो होगा माइनस, होता है ना। तो वही बोल रहा है क्या? बोल रहा है तुम्हारा यहाँ पर शून्यक के ज्ञात करते था, इसके शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। इसका आप देखें यहाँ पर, यह बीच चला को इस तरह तोड़ना है, बीच चला को इस तरह तोड़ना है। घटा है यहाँ पर, क्या है? घटा है, तो घटाने पर बीचा वाला आ जाए, यानी 7 आ जाए, और गुणा करने पर माइनस 18 आ जाए। समझ आया? घटाने पर माइनस 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 9 दूनी 18, 9 दूनी तो 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 7 आ गया ना आ गया, 7 आ जाएगा ना, और उसका गुना करेंगे 18 आ जाएगा ना। और जब घटाने का बात होता है, तो बीच वाला चिन्ह बरका 7, बीच वाला चिन्ह बरका 7 लगते हैं। तो बीच में चिन्ह क्या है? माइनस, इस बरका 7 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा अपने आप प्लस। अब x लगा दे, क्या लगा दे? अब यहाँ 6x² का 6x² माइनस 3 का माइनस 3। अब ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ करते हैं ना। तो यहाँ से ले ले कॉमन, क्या कॉमन होगा? तो यहाँ 3 इसमें भी 3 कॉमन, x इसमें भी x इसमें भी, तो x कॉमन हो गया ना। 3 बाहर तो बचा 2,
एगो एक्स बाहर तो बचा एगो एक्स, माइनस का माइनस 3/3 9, एगो एक्स बाहर, ख़त्म ना हो गया। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, तो यहाँ कुछ ना कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 तो इसमें 2 नहीं, इसमें 3 तो इसमें 3 नहीं, इसमें एक्स तो इसमें एक्स नहीं, कुछ ना कॉमन तो एक, कुछ ना कॉमन तो एक, तो बच जाएगा मेरा क्या 2x - 3 = 0 बच गया। ये दोनों मिल गए, यानी मेरा हिसाब क्या है, सही, क्या है, सही है ना। अब क्या करते हैं, तो ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है, और ये दोनों बल्ली एगो लिखेंगे बराबर 0। अब इसको भी लड्डू दो, इसको भी लड्डू, दोनों के लड्डू अलग अलग खिलाना है, तो इसके बराबर 0 और फिर 2x - 3 = 0। तो यहाँ पर निकालेंगे, इस तरह तीर मार के करना है। अब यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ x बराबर 3x बराबर हो जाएगा कितना, -1, तो x बराबर कितना होगा, -1/3 हो गया। यहाँ निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हुआ, 3 ना हुआ, तो x बराबर क्या होगा 3/2, 3 बटा, तो देखिए यहाँ पर 2 शून्य निकल गया ना, एक -1/3, एगो x बराबर 3/2। तो बोल रहा है आप शून्य, अब शून्य को पता कर लिए हैं, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित यानी संबंध क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया शून्यक हो गया ना, अल्फा बीटा शून्यक है, बराबर क्या था माइनस बीटा है, माइनस बीटा यानी जितना अल्फा प्लस बीटा मान होगा उतने माइनस बीटा ए का मान होना चाहिए। तो यही क्या है, संबंध, क्या है, संबंध है ना। तो पहले हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, तो इसको मान लिया अल्फा, इसको क्या बोल देते हैं, ये पहला वाला जो इसको बोल देते हैं अल्फा, क्या बोल देते हैं, और जब बाद वाला इसको बोल देते हैं बीटा, क्या बोल देते हैं, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -1/3 जोड़ 3/2, यही ना होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 2 कैल्शियम 6, 3 एका 3 तो 2 एका 2, माइनस के माइनस 2 तिया 6 तो 3 तिहाई 9, और 9 में से 2 जाएगा कितना 7, और यहाँ 6 का 6। तो चलो ये ले लिए ना, जितना इसका माना जाए उतना इसका मानना चाहिए, तब ना संबंध होता है, संबंध होता है दोनों बराबर होता है, क्या होता है। तो चलो b/a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे -b/a, जैसे b यहाँ माइनस लिख दिया ना, b का मान लेंगे तो देख b कितना है, देखिए आप माइनस का माइनस, आप b ले रहे हैं तो b क्या है -7 और a ले रहे हैं तो a कितना है 6 तो हो गया 7/6 आ गया, 7/6 ना, यानी अल्फा प्लस बीटा मान भी इतने और माइनस बीटा मान भी इतने, संबंध हो गया ना, यानी दोनों संबंध क्या है, बराबर, क्या है। अब लेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना हम बोले थे -1/3 और बीटा कितना बोले थे 3/2 है, 3/2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 × 3 माइनस का माइनस 3 दूनी 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है, तो c/a का मान भी इतना होना चाहिए। देख लेते हैं c/a का मान, तो c/a का मान निकालेंगे तो c मेरा यहाँ कितना है -3 है ना, तो -3 और a कितना है 6 हो जाएगा, काटेंगे कितना आएगा, हाँ यहाँ भी नहीं काट रहे हैं, ऐसे -3/6 आ गया, आना गया, तो यहाँ देखे -3/6 c/a का मान भी कितना -3/6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना -3/6 काटेगा तो हो जाएगा -1/2, दोनों माना गया। तो क्या है संबंध, यही क्या है, तो संबंध पूछेगा इसी तरह बनाना है। बहुपद में कोई दम नहीं रहता है, ठीक है ना, बहुपद में कोई दम नहीं रहता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आसान पूछेगा, ठीक है। पहले वो लोग पूछता था फालतू, लेकिन फालतू तुम लोग को नहीं पूछेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देख एक तो कभी ना बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें छोड़ के नहीं चलाना, कहीं पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 8, क्या है पूछ देता है, कभी पूछ देता है क्या कि x² = 9, x² = 9 का हल समुच्चय लिखने, इसे हल लिखना है, तो काफ़ी ईजी है ना, देखा ये दिया रहेगा तो क्या करेंगे, x बराबर क्या लेंगे, कर देंगे √9 प्लस माइनस के प्लस माइनस, तो x बराबर क्या हो गया +-3, यानी x बराबर मेरा क्या हो गया, एक बार 3 एक बार -3 बन गया। इस क्वेश्चन छोड़ना है कि कभी इस तरह 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो बहुपद में जो है कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, फालतू कुछ टाइम पार करने पार दिमाग नहीं, 2 नंबरिया तुम लोग जो मैथ अच्छा पढ़ा पूरा एक बार पूरा खत्म कर दिया है, मैथ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है ना। एक बार तुम मेरा फोटो पर क्लिक करा, प्ले लिस्ट का सुने जाना, तुम लोग को सारा सब्जेक्ट का VVI सब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मैथ का करेस कोर्स ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का तुम लोग को, चाहे हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण, हर सब्जेक्ट का तुम लोग को सब कंप्लीट सिलेबस और VVI भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जाके देखो, ठीक है, जो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो पढ़ लिया जानवे करते क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो देखते रहना। तो चलो, तो बहुपद में कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना, ये सब याद रहेगा, खाली ये सब क्या होता है ना होता है तो अपने बन जाएगा, ठीक है। देखो आप देखते हैं 2 4 12 रैखिक समीकरण, क्या देखते हैं, अब फालतू हमको टाइम पार करने 2 नंबरिया अथी ना है, कुछ भी पूछेगा तो सब याद रहेगा, बना लेना। 2 4 12 रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं, कितना भी थोड़ा इसको मिटा रहे हैं। चलो देखते हैं अब क्या, अब देखते हैं 2 4 12 रैखिक समीकरण, 2 4 12 रैखिक समीकरण भी
उतना मतलब इसमें खाली उठो बज गुणन विधि थोड़ा हार्ड होता है ना, और वो भी ईजी है। अगर नियम से बनाया गया तो क्या वो भी ईजी है। और बताए थे कि दो चौबारा रेखिक समीकरण बनाने बहुत सारा विधि है। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन या लुप्तीकरण विधि बोलते हैं, बज गुणन विधि बोलते हैं, अनुपात निर्णय विधि होता है। तो बहुत सारा विधि है, ठीक है ना। तो ये भी उतना हार्ड ना है। अगर तुम लोग पूरा जो डिटेल से पूरा सिलेबस पढ़ लिया है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, उसको दो नंबरिया बनाने में तुमको दिक्कतें ना होगा। डबल क्वेश्चन रहेगा, आराम से उसको चुनना है जो एकदम पूरा तरह तुम्हारे लिए आसान हो, हलवा हो, उसको चुन के बनाना है, ठीक है ना। और कल तुम लोग को कराएंगे हम क्या, तुम लोग को संस्कृत व्याकरण में हम सब व्याकरण पढ़ा रहे हैं, खाली 100 समास छूटा हुआ है। तो समास हिंदी में पढ़ा दिए ना, वही होता है। संस्कृत में भी समास वही होता है। हिंदी में संधि पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत में भी संधि वही होता है, खाली लास्ट में लिखा हुआ खाली संस्कृत में रहता है, ठीक है ना। तो दोनों लगभग सेम है, खाली समास विग्रह जो संस्कृत में होता है वो अलग होता है। तो समास विग्रह का दिन बता देंगे कल तुम लोग को हम बताएंगे। तुम लोग को समास हिंदी संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिए हैं, हिंदी व्याकरण भी हो गया है। और हिंदी व्याकरण का जितना भी अभी तक क्वेश्चन आया है हिंदी का, सब हम A to Z एक वीडियो में कर दिए, वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। और हिंदी व्याकरण बारी बारी सब पढ़ा दिए, वो सब देखो जाके। कल हम जो संस्कृत व्याकरण तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, संस्कृत व्याकरण में जितना भी अभी तक व्याकरण से क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में, वो हम कल देख लेंगे। क्योंकि जब तक सेट नहीं मारेगा तब तक तुम लोग भाई पढ़ने से व्याकरण फायदा नहीं करेगा। तो कल हम वो देख लेंगे, ठीक है। लकार पढ़ा दिए हैं, फिर तुम लोग को प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, उपसर्ग तुम लोग को पढ़ा दिए हैं, फिर तुम लोग को जो है प्रत्यय उपसर्ग के बाद तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, कारक प्रक्रम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे विभक्ति पढ़ाए थे ना सब में। जैसे राम वाला पढ़ा दिए, लता वाला पढ़ा लिए, देव वाला पढ़ा दिए, कहाँ जो मैंने तो बता दिया है ना, वो सब वीडियो जाकर जरूर देखना, ठीक है। संस्कृत में ज़्यादा व्याकरण बनाना है, 5-6 चैप्टर है बस, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण तुम लोग जाकर देखो, हिंदी व्याकरण जाकर देखो, बहुत काम करेगा, ठीक है। चलो देखो दो चर वाले रेखिक समीकरण, क्या देख रहे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसमें देख पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन बोल रहा है बज गुणन विधि से हल करो, बज गुणन विधि से। अब बज गुणन विधि से जहाँ बोलेगा हल करने तो काफ़ी ईजी है, कोई विधि नहीं बोलेगा, यार बोलेगा हल ज्ञात करो, तो जो विधि लगाना लगा दे। तो लगा देना लुप्तीकरण, क्या लगा देना है, क्योंकि लुप्तीकरण ईजी होता है ना, होता है लुप्तीकरण विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, बज गुणन विधि होता है। तो जब तुम लोग को कोई भी विधि नहीं बोलती, क्या लगाना है, बज गुणन विधि, क्या लगाना है। और तुम लोग जो है ना देखा था रचना तुम लोग बनाता घर में जाएगी, रचना तुम लोग जो बताए तो उसमें प्रैक्टिस करते रहो। रचना क्योंकि पचमढ़िया आता है, ठीक है ना। तो पचमढ़िया रचना को तो आना फिक्स है, दूगो आएगा, उसमें एगो बनाना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज वाला सब एक ही नियम से बनता है ना, या वृत्त वाला में हल्का आ गया तो बना देना है वृत्त वाला। और ग्राफ भी एगो आएगा पचमढ़िया में। तो ये दोनों जाके तुम लोग घर में प्रैक्टिस करते रहो। ग्राफ पढ़ा चुके हैं और रचना पढ़ा चुके हैं, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि 5-5 10 नंबर में डायरेक्ट आना है इससे, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया रे। तो रचना अच्छी जाकर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, दो चर वाला रेखिक समीकरण में। पहला क्वेश्चन है दो चर वाला रेखिक समीकरण ले रहा है 2x + 5y, 2x + 5y = 1। और फिर है 2x + 3y = 3। बोल रहा है बज गुणन विधि से हल करो, बज गुणन विधि से। और तुम लोग को बताए थे बज गुणन विधि बोलेगा हल करने तो काफ़ी ईजी होता है, जो हम नियम बताए थे उससे अगर चलेगा तो क्या बताए थे, जैसे बोलेगा बज गुणन विधि से हल करने, क्या बोलेगा, बज गुणन विधि से पहले लिख दो, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ a बराबर, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर e हो जाएगा और c बराबर। लेकिन हम बताए थे कि बज गुणन विधि से जब हल करते हैं तो c को इधर पार करके लिखते हैं, बताए थे ना। जो भी रहेगा बराबर के, जो भी ऊपर में रहेगा सबको क्या करते हैं, ये पार करके लिखते हैं, ये पार करके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2x + 5y - 1 = लड्डू। इसको लिखेंगे क्या, 2x + 3y - 3 = लड्डू, क्योंकि बज गुणन विधि में हल करेंगे तो बराबर के पास लड्डू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लड्डू। आप बोलेंगे तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, b बराबर कितना होगा, 5, और c बराबर कितना होगा, -1। उसी प्रकार यहाँ पर बोलेंगे d बराबर कितना होगा, d बराबर 2। उसी प्रकार बोलेंगे e बराबर कितना होगा, 3, और f बराबर कितना होगा, -3। हो गया ना। अब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से, क्या लिखते हैं, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से हल करना काफ़ी इजी है। क्या कैसे करते हैं तो बताए थे तुम लोग को, हम तरीके बताए थे, क्या बताए थे, लिखो a b, इस तरह बताए थे, थोड़ा जगह ज़्यादा दे रहे हैं, a b c, फिर a b c बताए थे, फिर d e f, फिर d e f बताए थे। अब बताए थे इधर से मारो 2-4 तो ही मर जाएगा, ठीक है, इधर से ही मारेंगे तो ही मर जाएगा ना, बताए थे। तुम लोग को याद रखने के लिए हम बताए थे, इधर गायब उधर गायब। तुम लोग को किताब में लिखने पहले कहाँ शुरू करना है, ए बोलना है मने, लेकिन लिखना नहीं, वहाँ मिटेगा नहीं ना। ए मने में बोलना है बी सी, फिर यहाँ पर ए बी सी, फिर डी मने में बोल के ई एफ लिख देना, समझ आ गया ना। अब यहाँ लिखते हैं एक्स, क्या लिखते हैं, और माइनस। अब यहाँ लिखते हैं वाई माइनस, यहाँ लिखते हैं 1 और माइनस, लिखते हैं ना, लिखते हैं। और क्या करते हैं,
ये वाला इधर गुना, ये वाला इधर गुना, बीचा में घटा, ये वाला इधर गुना, ये वाला इधर गुना, बीचा में घटा, ये वाला इधर गुना, ये वाला इधर गुना, बीचा में घटा। यही बीजगुणन विधि है। बीजगुणन विधि थोड़े हार्ड है, बताए थे ना। अब इसको हम हल करने चल जाते हैं। तो बता एक पहले लिख बी का मान, तो बी का मान कितना है 5, कितना है 5 ना है। सी का मान कितना है -1, फिर ए का मान कितना है 2, कितना है 2। फिर बी का मान कितना है 5, कितना है 5। हो गया ना, हो गया तो हो गया मेरा। अब यहाँ पर ई का मान कितना मान है ना, तो ई का मान कितना है, तो ई का मान यहाँ पर है, कहाँ पर भाग गया 3, कितना है, तो यहाँ लिखो 3। फिर एफ का मान कितना है -3, कितना है -3। फिर डी का मान कितना है 2, कितना है 2। और फिर ई का मान कितना है 3, कितना है 3। फिर यहाँ पर लिखा है x माइनस में y माइनस में, तो बीचा माइनस और एक माइनस, इसी तरह लिखे थे ना। अब फिर बोले तो तीर मारना है, क्या मारना है तीर मारना है। तो तीर किधर से मारेंगे हम, ध्यान दे, तीर इधर से, ये वाला जाके इसमें गुना होगा, उसका ये वाला जाके इसमें गुना होगा, ये तीर होता है ना। फिर यहाँ पर तीर, फिर यहाँ पर तीर, फिर यहाँ पर तीर और फिर यहाँ पर तीर, यही बीजगुणन विधि है। क्या अब क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x मेरा उपराम है तो x ऊपर दे दिए, लिख दिए ना। और 5 गुना 3, 5 गुना तो 5 दिया -15, माइनस और बीचा में देंगे माइनस, क्या देंगे ये माइनस माइनस माइनस, बीचा में हर जगह देना, समझ आ गया ना। तो 5 दिया 15, माइनस के माइनस और फिर माइनस के ये माइनस और 3 का 3 और माइनस का माइनस, यानी -3। समझ तो लुका आया। अब देना है बराबर, क्या देना है, सब x y 1 सब बराबर में होगा, क्या होगा बराबर। अब यहाँ पर y तो क्या देंगे y। अब यहाँ पर -1 गुना 2 तो -2, अब बीचा में देना है माइनस, इबला माइनस। अब 3 दूनी 6 और माइनस का माइनस, यानी -6, यही हुआ ना। फिर अब देना है बराबर, क्या देना है, अब 1 का 1, 2 तिया 6, माइनस का माइनस, 2 पचे 10, समझ आया। तीर जैसे जाएगा उससे गुना करना है, बस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x यहाँ -15 माइनस माइनस +3 बराबर y, यहाँ -2 माइनस माइनस +6 बराबर 1 और 10 में 6 गया, कितना -4 ना होगा। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे, क्या होगा, x बराबर इस तरह बारी बारी से जब हल करता है तो इस तरह तीर मार के हल करना है, ठीक है ना, बारी बारी से, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बारी बारी कर रहे हैं, समझ आ गया। अब 15 में से 3 गया, कितना 12, लेकिन माइनस बड़ा है ना, माइनस यहाँ पर y, 6 में से 2 गया, कितना 4, प्लस बड़ा है ना, इसलिए प्लस से लिखे, कुछ नहीं लिखे, 1 -4 निकालना। पहले किसका मान है, पहले x का मान निकालना है। तो एक बार x के बराबर लेना है इसके, क्योंकि सब आपस में बराबर है ना, तो e एक बार बराबर लेना है इसका, किसका लेना है, तो इससे x का मान निकल जाएगा। और y बराबर लेना है इसका, तो इससे किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो इसको बांटना है 2 भाग में, कितना एक बार होगा, हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, x -12 बराबर हो जाएगा किसका, 1/-4, क्योंकि सब बराबर है आपस में। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा y/4 बराबर हो जाएगा 1/-4 का, हो गया हुआ रे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो बोलेंगे -4 चल जाओ उधर, तो -12 चल जाओ उधर, तो ऊपर और -4 नीचे, काट देते x बराबर कितना, माइनस खत्म और 4 तिया 12 निकल गया ना। यहाँ बोलेंगे y बराबर को मान निकालना है, तो कहेंगे 4 चलो उधर, तो 4 उधर जाएगा, तो 4 ऊपर, यहाँ -4 नीचे, हम काट देते कितना, तो y बराबर कितना, एक बार में कटा है ना, तो y बराबर कितना 1 और माइनस का माइनस। तो हल बराबर क्या हो गया, हल बराबर मेरा हो गया x बराबर 3 और y बराबर -1, आंसर। तो बीजगुणन विधि बोलेगा बन जाएगा, 2 नंबरिया में आता है। बीजगुणन विधि सही लगता है हार्ड देखने, लेकिन कितना ईजी बन जाता है ना, और नंबर भी नहीं कटेगा, इस तरह बनाएगा। तो समझ आ गया तुम लोग को रे। तो 2 चौरा लेके से कुछ होना है, कहीं बोलेगा भाई देखो नीचे हम फिर 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बीजगुणन विधि से हल करो, पूछ रहा है ना, समझ आ रहा है तुम लोग को। 3 नंबर बोल रहा है क्या, हल करें, खाली क्या बोल दिया, हल करें। तो जोन विधि लगाने लगा दे, ठीक है ना, लुप्तीकरण या बीजगुणन विधि भी हार्ड थोड़े है, हार्ड है कि ना हार्ड है, तो जोन विधि लगाना लगा दे, ठीक है ना, बीजगुणन विधि लगा दे, लुप्तीकरण विधि लगा दे। बोलेगा यहाँ बट्टा में 3 नंबर क्वेश्चन तुम लोग हम हल नहीं करेंगे, उसे बता देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम लोग को हम बार एक ही चीज़ बोलेंगे कि दोना क्वेश्चन रहेगा, वही क्वेश्चन तुम लोग को बनाना, जो तुम्हें जैसे पढ़ो उससे लगेगा तुम लोग को बन जाएगा 100%। इसमें हम पढ़े हैं, इस तरह बना लेंगे फटाफट, दिमाग में तुरंत पिक्चर बन जाएगा ना, वही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3x/2 -5y बटा कितना है 3 बराबर कितना -2 फिर कितना है x/3 और फिर क्या है +y/2 बराबर कितना है 13/6, यही है ना। अब बोलेगा इसको हल करें,
तो इसको लुप्तीकरण विधि से हल कर दो, कोई नहीं आता है तो क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ना हो जाएगा यहाँ 6 होगा, 2 तिया 6 तो 3 तिहाई 9x माइनस के माइनस 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y और 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 ना हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया। अब ये सीधा हो गया। अब तुम लोग लुप्तीकरण विधि लगा दे, जो विधि लगाना लगा दे। तीसरा भी रहेगा तो हार थोड़े है, 3 2 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6, 3 दूनी 6 तो 2x और प्लस 2 तिया 6 तो 3y बराबर कितना 13/6, 6 हो जाएगा गुना होगा तो क्या आ जाएगा, तो 6 जो खत्म, तो समीकरण 2 हो गया। इसको हल करना कोई भारी बात है क्या, सीधा हो गया, खाली यहाँ नंगल था तो उसको सीधा कर दिए, समझ तो कहा। तो यहाँ लुप्तीकरण अथी 2 चर वाला रेखीय समीकरण भी हार्ड ना होता है, ठीक है, 2 चर वाला रेखीय समीकरण भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देगा बन जाएगा। अब देखिए 2 चर वाला रेखीय समीकरण फिर पूछता है तुम लोग को क्या, जो थोड़ा बता देते हैं यहाँ ध्यान दे। 2 चर वाला रेखीय समीकरण में तुम लोग को कुछ पहले बेसिक बताते हैं, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दे, 2 चर वाला रेखीय समीकरण कभी वही पूछता है कि तुमको समीकरण दे देगा, पूछेगा इसका कितना हल होगा, किसका कितना हल, यानी एक हल होगा कि एक से अधिक हल होगा कि एक भी हल नहीं होगा, ठीक है ना, संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है ना। फिर पूछेगा समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होता है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है ना। ये सब तुम लोग को बतावे कि हैं, तुम लोग को बताए थे जब हम तुम लोग को VBI ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे तो उसमें भी बताया, पहले बताते थे बेसिक बताते थे ना। तुम लोग VBI ऑब्जेक्टिव जो अभी तक मैथ से डर लगता है उसको 15 चैप्टर में, यानी 15 वीडियो बना हुआ VBI ऑब्जेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर, वो जाके देख लेना, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताए थे, इसमें बताए थे क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दे, हम बताए थे समीकरण को 2 भाग में बांटे थे, कितना भाग में बांटे थे, समीकरण को 2 भाग में बांटे थे, एक बोले थे संगत, एक बोले थे असंगत, क्या बोले थे, एक बोले थे संगत, क्या बोले थे संगत, और एक बोले थे असंगत, क्या बोले थे। तुम लोग को जो हम मैथ करवा दिए उसमें हम पूरा डिटेल से एक बतैले हैं, तो क्या ना ऑब्जेक्टिव वाला अथी सूत्र वाला जो देखना है सब बतैले हैं, चैप्टर 1 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो सूत्र वाला तुम लोग देखते रहो, सूत्र जितना मजबूत रहेगा उतना काम करेगा। तो संगत और संगत बताए थे, संगत में क्या होगा, तो संगत में हल होता है, क्या होता है हल होता है, हल, और संगत में हल नहीं होता है, हल। अब सिंपल बात है कि हल होगा तो 2 तरह का हल होगा, या तो होगा एक हल या होगा अनगिनत हल, क्या होगा, या तो होगा एक हल या होगा अनगिनत हल, क्या होगा अनगिनत हल, यही होगा ना। अगर एक हल होता है तो उसको बोलते हैं ओ विरोधी समीकरण, क्या बोलते हैं ओ विरोधी समीकरण पढ़ाए थे। और अनगिनत हल होता है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ विरोधी हो गया, इसको बोलते हैं संगत, क्या बोलते हैं संगत लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं संपाती, क्या बोलते हैं संपाती बोलते हैं ना। और एक भी हल ना हो तो उसको बोलते हैं विरोधी समीकरण, क्या बोलते हैं विरोधी समीकरण बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर विरोधी समीकरण कब होगा, जब एक भी हल ना होगा। कुछ डायरेक्ट लोगों को पूछता है कि निम्नलिखित कौन संगत है, निम्नलिखित कौन संगत है या असंगत है। तो संगत होगा 2 स्थिति में, एक हल होगा तब भी संगत बोलेंगे, और एक से अधिक हल होगा तब भी बोलेंगे संगत है, और एक को हल अगर ना हुआ तब बोलेंगे असंगत है, क्या है असंगत है। समझ तो आया। और विरोधी समीकरण क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, यानी एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, याद रखना क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। और संपाती समीकरण यानी अनगिनत हल में क्या होता है, एक समीकरण दूसरा समीकरण पर हर बिंदु पर काटता है, यानी हर बिंदु पर कैसे काटेगा, जब एक दूसरे पर सूत्र आएगा तब नहीं, तो एक दूसरे पर क्या था सूत्र आता है, क्या होता है सूत्र आता है, तो क्या हुआ हर बिंदु पर काट दिया, हर बिंदु पर क्या हुआ काट दिया, समझ आ गया। तो ये हो गया संपाती, क्या हो गया संपाती हो गया। फिर बताए थे कि वो विरोधी समीकरण का हम जो नियम लिखते हैं लिखते हैं क्या, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यानी शुरुए में अगर बराबर ना है तो वो किसका नियम पालन कर रहा हो, उसका एक हल होगा वो विरोधी समीकरण कहलाएगा और प्रतिच्छेदी होगा। अगर शुरुए में बराबर ना है तो एक हल होगा वो विरोधी समीकरण कहलाएगा और प्रतिच्छेदी होगा और संगत भी होगा, समझ आ गया ना। और संपाती में क्या देखे थे, इसमें हर जगह बराबर होता है, क्या होता है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अगर हर जगह बराबर हो गया तो अनगिनत हल होगा, संपाती होगा, ठीक है ना। और एक दूसरे पर मतलब समीकरण खींचेंगे तो एक दूसरे पर सट जाएगा, संपाती होगा, और ये भी संगत होगा, क्या होगा संगत। और विरोधी समीकरण में लास्ट में बराबर ना होता, लास्ट में बराबर A1/A2 होगा, B1/B2 होगा, और बराबर नहीं होगा C1/C2। तब समझ जाएंगे, जब इन नियम पालन करेगा तो समझ जाएंगे इसका एक भी हल नहीं होगा, यानी विरोधी समीकरण है, विरोधी समीकरण है। और जब विरोधी है तो क्या है, ये मेरा असंगत है, क्या है। ऐसे अगर आप खींचेंगे तो क्या होगा समांतर, क्या होगा, क्योंकि काटेगा तब होता हल, काटेगा तब ना होता हल, ये काटवे नहीं कर रहा है तो एक भी हल ना होगा, एक भी हल। समझ तो लगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, नहीं पूछता है। अगर शुरुए में बराबर हो गया, शुरुए में बराबर ना हुआ तो आगे चेक करने की जरूरत ना है, क्योंकि क्या हो गया
वो विरोधी समीकरण एक हल होगा। अगर शुरू में बराबर हो गया तब फिर आगे चेक करेंगे, आगे भी अगर बराबर हो गया तो अनगिनत, अगर आगे बराबर ना हुआ तो अनगिनत नहीं। बताते हैं ना, इससे डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। संगत को हम आश्रित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना, संगत को आश्रित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण। जब अनगिनत होता है तो उसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं, आश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित ना है, डिपेंड है ना, दूसरे पर सुत गया ना, यानी आश्रित है। क्या है, आश्रित भी बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है, दो को समीकरण दिया हुआ है, अब बोल रहा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करते हुए, नहीं तुलना करना है। अगर ई आ गया तो बोलेंगे क्या, वो विरोधी समीकरण है। अगर ई आ गया तो बोलेंगे आश्रित समीकरण है। अगर ई आ गया तो बोलेंगे विरोधी समीकरण है। लेकिन वहाँ पूछा संगत और संगत बताने। क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म यहाँ क्या पूछ रहा है कि दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। प्रतिच्छेदी कब होगा, जब ई नियम पालन करेगा ना। और फिर बोल रहा है क्या समांतर कब होगा, जब ई नियम पालन ई नियम पालन करेगा। लास्ट में बराबर ना होगा तो क्या होगा, समांतर क्या होगा। और संपाती कब होगा, जब ई नियम पालन करेगा। तो इसे इस वजह से नहीं निकालेगा, ई आ जाएगा तभी निकालेगा। समझ तुम लोग आया। हाँ, कभी पूछ देगा संगत है क्यों संगत है, तो ये दोनों अगर नियम पालन किया तो होगा संगत, अगर न्याय पालन किया तो क्या होगा, वो संगत। समझ तुम लोग आ गया। तो सब तुम लोग को ये याद हो रहेगा तो फटाफट बन जाएगा। अरे लौटा पटक देंगे, समझ आ गया ना, तुम लोग संगत हो जाएगा। बैल कहीं का दीवाना काम करता है जानवर का। उसी तरह क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ है ना। देख 24 में क्वेश्चन भी उसी तरह है ना। बोल रहा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान निकालो, बताओ संगत है क्यों संगत है, संगत है क्यों संगत। तो मान जब निकाला तो लास्ट में बराबर ना आया, लास्ट में बराबर। देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 18 बराबर 8 है। क्या है, बराबर 8, यही है ना। और 4x क्या है, 4x - 6y बराबर 9, यही है ना। तो लिख देना है यहाँ A1 बराबर इतना, A2 यहाँ डाल दे, A1 बराबर इतना, B1 बराबर इतना, C1 बराबर इतना, लिख देना है ना। लेकिन बराबर की पार करके लिखते हैं, पता है ना, कर लिखते हैं ना, बराबर की पार करके लिखते हैं। तो A1 बराबर 2 B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8, A2 बराबर 4 B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9, लिख देगा ना। अब करेगा तुलना, क्या करेगा, तो A1/A2 तुम लोग लिख के करना है। तो A1/A2 करेंगे तो 2/4 कितना आएगा, बटा 2। B1/B2 करेंगे तो माना खत्म, 3 एक 3 और 3 दूनी 6 होगा ना। C1/C2 करेंगे तो 8/9 शुरू में बराबर हो गया, लास्ट में बराबर नहीं हुआ। अगर लास्ट में बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं क्या, विरोधी। क्या बोलते हैं, ई नियम पालन किया और होता है संगत। क्या होता है, तो पूछा संगत है को संगत है, तो लिख देंगे लास्ट ई बराबर नहीं हुआ तो लिख देंगे यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इसलिए यह समीकरण वो संगत है। क्या है, अगर ई आता तो भी संगत है, अगर ये आता तो भी संगत है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो ये सब बनाना कोई भारी बात है, खाली पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो 26 नंबर क्वेश्चन वही है, 28 नंबर क्वेश्चन वही है, कितना पूछा गया देख रहा है। हाँ, तो आएगा तो बन जाएगा ना, बनेगा रे। तो कोई सब हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तुम लोग को हम जो बताया सूत्र जो बोलो है बार देखना, वो देखना। जिसका अति ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है उस चैप्टर 1 से 15 तक अपलोड है, वो देखो। जो VVI करवा रहे हैं वो देखो। सब ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव वो सब देखते रहो, ठीक है ना। सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वो सब देखते रहो, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब द्विघात से करे पहुँच जा, खाली तुम लोग को हम बता रहे हैं कैसे की करना है। अब सब कहते बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, इतना बताएंगे लेला, इतना बताएंगे तो तुम लोग चैप्टर में नहीं खत्म कर दिए। चैप्टर में जाकर नहीं देख लेगा रे। चैप्टर जो पढ़ाए थे 1 से लेकर 15 तक तुम लोग को पूरा मैथ खत्म कर रहे हैं। NCERT को नहीं जाकर देख लेना है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण में भी हल्का क्वेश्चन पूछता है। द्विघात समीकरण से भारी क्वेश्चन पूछवे नहीं करता है। इसमें पूछेगा तुम लोग को पता होना चाहिए कि मूल बराबर क्या होता है और डी बराबर क्या होता है। डी से क्वेश्चन पूछता है ना। यदि डी बड़ा हो 0 से, डी बराबर हो 0 से, डी छोटा हो 0 से और डी का मान पूछता है और मूल पूछता है, इसे पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो द्विघात समीकरण क्या देखते हैं आप। द्विघात समीकरण सब हम थोड़े तरीके इसका हम समझा रहे हैं बेसिक तुम लोग को, ठीक है ना, कि कैसे आएगा तो बनाना है। अब 2 नंबरिया उतना बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या देखते हैं, द्विघात समीकरण में हम देखते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होता है। इसका होता है AX² + BX + C, ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात है ना मैक्सिमम, तो द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में क्या देखते हैं, तो द्विघात समीकरण का इसका हल कितना होता है, 2 कितना होता है, 2 हल होता है, 2 हल। और घात भी 2 होता है। घात कितना मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम घात 2 होता है, कितना होता है। और इसी में हम निकालते हैं क्या, डी। क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
और डी को बोलते हैं क्या, डी को बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक। या इसी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर। पूछेगा तो बौखने नहीं लगना, विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और डी बराबर मेरा क्या होता है, तो डी बराबर मेरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। डून मरियम तुम लोग को डायरेक्ट आएगा, एक समीकरण को दे देगा, बोलेगा डी के मान बताओ, डी के मान, या एक समीकरण को दे देगा और बोलेगा तुम लोग को क्या, डून मरियम क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसका जो मूल होगा, इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, समान होगा कि असमान होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है ना पूछता है। तो डी क्या, डी से बनता है 3 स्थिति। कितना बनता है, डी का 3 स्थिति बनता है। कितना स्थिति बनता है, अगर डी का मान निकाले हैं सूत्रवा में बैठा के तुम लोग को जब भी कोई समीकरण दे देगा अब बोलेगा इसका मूल निकालो। क्या निकालो, मूल निकालो, ठीक है ना। तो सूत्रवा से निकालेगा जब मूल, तो पहले निकालना तुम लोग को डी। क्या निकालना है, सूत्रवा में डायरेक्ट नहीं बैठाना है। सूत्रवा में डायरेक्ट बैठाएगा तो मान लो कि डी का मान आ गया माइनस में, क्या आ गया, तो इसका मूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जब मूल नहीं निकलेगा तो पहले बोलेंगे इसका मूल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि डी का मान क्या है, निगेटिव आ गया। क्या गया, लेकिन इसलिए पहले डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो डी का 3 स्थिति बनता है। कितना स्थिति बनता है, 3 गो स्थिति डी का बनता है। एक क्या होता है, अगर डी का मान निकाला, अगर 1 से बड़ा आ गया, 1 से यानी 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया यानी प्लस में आ गया। क्या आ गया, प्लस में। अगर डी का मान निकालें आ गया 0, क्या आ गया। अगर डी का मान निकालें आ गया माइनस में, यानी 0, यानी आ गया क्या, 0 से छोटा। क्या आ गया, 0 से वहाँ 0 तरफ खुलल है, यानी 0 बड़ा है, डी क्या छोटा कब होगा, जब माइनस में होगा। अब हम जानते हैं कि जब डी बड़ा होता है 0 से, डी बराबर जब बड़ा होता है 0, तो जो मूल होता है वो क्या होता है, तो मूल मेरा होता है ओ समान। क्या होता है, पहले वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी इसका मूल निकालना वास्तव में संभव है। वास्तविक तथा ओ समान, यानी जो मूल निकलेगा वो मिलेगा भी नहीं, दोनों मूल अलग अलग होगा। दोनों मूल यानी आंसरवा जो निकलेगा वो क्या होगा, अलग अलग। और जब डी बराबर होता है 0 का, तो क्या होता है, मूल जो होता है वो वास्तविक तो होता है, वास्तविक तो होता है, लेकिन यहाँ समान हो गया ना, तो यहाँ भी होगा समान। क्या होगा, यानी 2 को जो है निकलेगा, क्योंकि दिमाग से निकल कर 2 मूल निकलता है ना, तो दोनों मूल आपस में समाने होगा। दोनों मूल क्या होगा, आपस में समाने होता है। लेकिन जब डी हो जाएगा माइनस में आ जाएगा तो जो छोटा हो जाएगा ना, तो इसका जो मूल होता है, वो क्या होता है, ओ वास्तविक। क्या होता है, यानी ओ वास्तविक होता है। तो वो वास्तविक यानी कल्पना नहीं कर सकते हैं, या इसी को बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक। या इसी को बोलते हैं वास्तविक नहीं। क्या बोलते हैं, वास्तविक नहीं भी बोलता है, नहीं बोलते हैं। अरे वास्तविक नहीं तो क्या, वो वास्तविक। और यहाँ जो होगा, यहाँ भी होगा ओ समान। क्या होगा, ओ समान होगा। लेकिन इस जब ई वाला आता है, आता है तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चूँकि डी छोटा है 0 से, डी छोटा है 0 से, इसलिए मूल का प्रकृति पूछ देता है, नहीं पूछता है। तुम लोग को एगो दे देगा, समीकरण दे देगा, बोलेगा मूल का प्रकृति बताओ। मूल का प्रकृति अगर डी का मान ई आया तो मूल का प्रकृति हो जाएगा। ये किसका है, मूल का प्रकृति। क्या है, मूल का प्रकृति डायरेक्ट पूछता है ना। आई क्वेश्चन अगर छोड़ना नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन में नंबर भी नहीं कटेगा, फटाक से शॉर्ट में बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो तुम लोग को वैसा क्वेश्चन दोनों में उठाना है जो फटाक से बन जाए और काफ़ी अच्छा तुम लोग बना ले, आसानी से बना ले, ठीक है ना। उसको नंबर कटने भी संभावना ना हो, क्वेश्चन छोड़ना है, तो सब छोड़ना है क्या। तो पूछता है, तुम लोग को समीकरण दे देगा, बोलेगा मूल का प्रकृति निकालो। मूल का प्रकृति, तो ई वाला आएगा तो मूल का प्रकृति ये होगा, ये आएगा तो मूल का प्रकृति ये होगा, और अगर ये आएगा तो मूल का प्रकृति ये आएगा। और जब ये आता है, जब ये वाला आता है तो क्या लिखते हैं, चूँकि डी छोटा है 0 से, इसलिए मूल का प्रकृति ये होता है और मूल निकालना संभव, यानी मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व, क्योंकि यहाँ वास्तविक लिख दिया ना, काल्पनिक लिख दिया ना, यानी कल्पना खाली करेंगे, संभव थोड़े है, तो लिख देते हैं क्या। तो फिर हम मूल नहीं निकालते, सूत्र में मूल नहीं लगाते हैं, डाल देते हैं क्या, मूल का अस्तित्व संभव नहीं है। समझ तुम लोग आया, इसलिए पहले डी का मान निकालेंगे। कभी कभी हो सकता है कि आ जाएगा तो ज़्यादा हल करना भी नहीं पड़ेगा, ले देंगे क्या, बोलेगा मूल निकालो, तो पहले निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे, अगर डी में अगर मान लो यह वाला आ गया तो आगे मूल निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट ले लेंगे। मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि डी क्या है, छोटा है 0 से। समझ तुम लोग आ गया। अब मूल बराबर क्या होता है, तो तुम लोग को पढ़ाए थे, मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, बताए थे ना। लेकिन हम बताए थे कि तुम लोग को यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र बना बैठाना। यहाँ इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर d लिखेंगे। और तुम लोग बताए थे इसको सूत्र हमने बैठाना है, क्योंकि पहले हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्योंकि डी निकालने पता चल जाता है कि कौन सी होगा, ई होगा कि ई होगा कि ई होगा, पता चल जाता है ना, चलता नहीं पता रहे। अगर ई वाला आ गया तो जान जाता है कि जो अगर मूल निकालेंगे सूत्र में बैठा के, सूत्र में मूल निकालेंगे बैठा के, तो दोनों मूल क्या होगा, समान है। क्या होगा, समान है। अगर ई वाला आ जाता है, डी निकालने बाद अगर ई आ गया तो जानते हैं कि अब इसको उस सूत्रवा लिखने ना, सूत्रवा कहने लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट हम लिखेंगे डी छोटा है 0 से, इसलिए मूल का अस्तित्व संभव ना है। जब संभव है ना तो सूत्रवा क्या लगाएंगे। समझ तुम लोग आ गया। और इसी से हम देखो यहाँ पर जब मूल बराबर हो, क्या हो, मूल बराबर हो, यानी सॉरी, जब डी क्या हो, बराबर क्या हो,
डी बराबर हो जीरो का, डी बराबर हो तो डायरेक्ट पूछता है कि जब डी बराबर हो जीरो का, डी बराबर हो जीरो तो मूल बराबर क्या होगा, देख ले मूल बराबर क्या होगा। तो माइनस बी का माइनस बी, प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस माइनस, और डी का मान कितना जीरो, कितना, क्योंकि जीरो हो गया ना, बोल रहे हैं डी बराबर हो जीरो का, डी बराबर हो बटा 2 है, बटा 2 है तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो ही तो खत्म, और जीरो बन में जीरो ना होगा तो बचा क्या, माइनस बी, क्या बचा, और जीरो जो जीरो मतलब प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला ना, तो जीरो हटा दो, जीरो क्या हो, और 2 है का 2 है, यही हो जाता है, यानी शॉर्ट में ही दे देगा ऑब्जेक्टिव में, दे देगा कि जब डी बराबर हो जीरो, डी बराबर हो तो मूल बराबर क्या होगा, मूल बराबर और डायरेक्ट वाला लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पर समान मूल्य होगा, यानी यही 2 बार हो जाएगा, समान मतलब क्या, यही 2 बार तब ना समान होगा, ये भी समान, ये भी समान, समान तो आ गया, तो यही डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता है, समझ आया। इससे क्वेश्चन बनता है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है ना, देखिए आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल निकाले, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, अब बोल रहा हल निकालें, क्या बोल रहा है, तो पहले डी निकालेंगे, सूत्रवा में बैठा देंगे, नहीं बैठा देंगे, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला हल निकालें, बोल रहा है द्विघात सूत्र कितना का शून्य को ज्ञात कर, शून्य को बोलेगा तो तुम लोग शून्य के निकालने जाने करता, शून्य का मतलब इस सूत्रवा निकाल ले, शून्य हम 3 तरह से निकालते हैं ना, इस सूत्रवा से निकाल ले, या फर्स्ट एंड लास्ट गुना करके यानी गुणनखंड ब्रिज निकाल ले, या एक होता है क्या, एक होता है वर्ग करके निकालते हैं ना, तो ये जी कौन पड़ता है, गुणनखंड ब्रिज जी पड़ता है, जी वाला जी पड़ता है, नहीं पड़ता है, इस सूत्रवा में डायरेक्ट बैठा दे, इससे निकल जाएगा, गुणनखंड ब्रिज का मान लो तुम लोग को दिक्कत हो रहा है तोड़ने फोड़ने में, तो इस सूत्रवा में बैठा देना, बैठा देंगे, डी निकाल के सूत्रवा में बैठा दे, तो शून्य निकालने को भारी बात है। फिर 6 नंबर बोल रहा है कि गुणनखंड ब्रिज से हल करें, गुणनखंड ब्रिज से जब बोल देगा हल करने, तो यानी फर्स्ट एंड लास्ट गुना करके, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करके हल करना है, समझ आ गया ना, तो बन जाएगा ये सब क्वेश्चन, ये सब तुम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। कभी कभी तुम लोग यहाँ जान ले, कभी कभी तुम लोग जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन बोल देगा तो बोल देगा इसका मान निकालो, इसका मान यहाँ पर दे देगा क्या, -9 बराबर 0, तो काफ़ी ईजी है ना, इसे छोड़ना थोड़ा है, 4x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 9/4, तो x बराबर कितना होगा √9/4, प्लस माइनस के प्लस माइनस, क्योंकि रूट में प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, तो x बराबर क्या होगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, आंसर हो गया, ये सब छोड़ना थोड़ा है। देखिए यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन और बनता है, तुम लोग को बोलेगा डी का मान निकालो या मूल की प्रकृति बताओ, तो बताइए नहीं देगा, नहीं बता पाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन है उठो बनता है क्या, 24 नंबर, पी का मान निकाले, पी का मान निकाले यदि दिए गए समीकरण का मूल समान हो, देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है ना, बोलेगा पी का मान निकालो, पी का मान निकालो यदि मूल समान हो, क्या हो, ये वो समीकरण तुम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x, जिस तरह तुम लोग को डी इससे बताया है ना, इस तरह को वीडियो में बताया हुआ है, जो पूरा सूत्र हम बताए हैं चैप्टर 1 से लेकर 15 तक, उस तरह पूरा इस तरह डिटेल से बताया, वो तुम लोग बार बार देखते रहना सूत्र वाला, ठीक है, और तुम लोग भी ले ला, समझ आ गया ना, बंदर से नहीं करना जो बोलते हैं, संस्कृत में बोलनी, तुम लोग को हिंदी संस्कृत व्याकरण देखने तो देखो, हिंदी व्याकरण तुम लोग बहुत दिन से छोड़ लोगे, उससे देखो, समझ आ गया ना, ले रसा नहीं करते रह, और जो तुम लोग को व्याकरण हिंदी में पढ़ा दिए हैं, तुम लोग को क्या एक वीडियो में खत्म कर दिए, जितना भी हिंदी से अभी तक संज्ञा से लेकर जितना भी उसमें चाहे वो उसमें अथी हो, उल्टा शब्द हो, या उसमें एक शब्द का अनेक शब्द हो, या शुद्धि हो, या मुहावरा, सब बताए थे ना बताए थे, एक ही वीडियो ना बताए थे, जितना पूछा गया था समझा के बताए थे, वो सब देखना है तुम लोग को, संज्ञा सर्वनाम, उसमें कारक विशेषण, ठीक है ना, संधि समास, उसके बाद जितना भी उसमें काल उल सब बताए थे ना, वो वाला भी देखना ना बताए थे एक दिन, वो सब देखते रहना है। चलिए यहाँ ध्यान दे, तो बोल रहा है क्या यहाँ पर दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर कितना लड्डू, कितना लड्डू है, ठीक है ना, अब बोल रहा है मूल समान हो तो डी का मान बता, पी का मान बताओ, क्या बताओ, क्या बोल रहा है, बोल रहा है पी का मान बताओ, पी का मान यदि मूल समान हो, मूल समान हो, क्या हो मूल समान, तो यहाँ लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, सिंपल बना लेंगे, इसका क्वेश्चन पूछता है डी बराबर 0, डी बराबर 0, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी दिल है, अब इसमें बैठा देंगे, तो बी कितना है, तो बी मेरा है -5, कितना है, तो -5 के स्क्वायर माइनस के -4 के 4, ए कितना है 3, कितना है 3, और सी कितना है, तो सी मेरा है पी, कितना है पी बराबर 0, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत बार पूछता है, तो मेरा हो जाएगा 25 माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस के माइनस 4 12 यानी 12p कितना हो गया बराबर 0, तो 12p बराबर 0 हो गया, 25 को बोलेंगे चलो ऊपर, तो -12p बराबर कितना हो जाएगा, तो -12p बराबर मेरा हो जाएगा -25, माइनस खत्म, तो p बराबर कितना 25/12, यही हो गया आंसर, पी का मान निकल गया, समझ तुम लोग आया, तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये वाला तुम लोग को अगर पता रहेगा तो फटाफट बन जाएगा, ठीक है, कोई दम नहीं रहता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में खाली बोल रहा है विवेचक ज्ञात कीजिए, देखो ना बोल रहा है
तो विवेचक यानी डी का मान बताना है। इस तरह क्वेश्चन तुम लोग बहुत पूछता है, 28 हो गया, 29 हो गया, समय खाली बोल रहा प्रकृति बताओ, मूल का प्रकृति यानी डी का मान निकालना है। अगर ई आया तो प्रकृति ई होगा, ई आया तो प्रकृति ई होगा, ई आया तो प्रकृति ई हो गया। समय आ गया। तो ये सब जिस तरह बता रहे हैं इस तरह रिविजन इसी तरह किया जाता है। देखिए यहाँ पर 29, 40, 41, 42, 43, 44 सब इसी तरह पूछा हुआ है, ना पूछा हुआ है। समझ आ रहा है बंदर? अब तुम लोग हम 12 बोलते हैं, क्वेश्चन वही बनाना है जो तुम लोग को एक नज़र में बन जाए, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा से उसको लिख सको और हमको लिखने उखने में परेशानी ना हो, ठीक है ना। तुम लोग को हम 2 नंबरिया जल्दी कर देते हैं। 2 नंबरिया में से दम नहीं रहता, तुम लोग 17वां देख लेंगे और कर ले 5 नंबरिया हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। 2 नंबरिया कराने से कोई फ़ायदा ना है, 2 नंबरिया तुम लोग खुद कर लेगा। तुम लोग जो मेरा बेसिक जो पढ़ाते हैं ना, हर वीडियो का तुम लोग को बेसिक ना बताते हैं ना, उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं, बेसिक वो देख लेगा तो बन जाएगा, या तुम लोग 17वां भी याद रहेगा तो 2 नंबरिया बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटा रहा है।